पेपर हुआ था, ये हुआ था 2019 में। कब हुआ था पेपर? 2019 में हुआ था, 8 फरवरी 2019 को। एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, बट 2019 में मैंने पेपर आपको करवाया था, क्योंकि उस टाइम मेरी सिस्टर ने ये पेपर दिया था, तो उन्हीं की आंसर की मेरे पास अवेलेबल थी और वो उस टाइम पर सिलेक्ट भी हुई थी। कुछ टाइम तक वो रतलाम कॉलेज में रही हैं, नाउ अडेज़ वो देवास में अभी है जो पोस्टेड हैं। तो यहाँ पर अभी अब जो लोग फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 2019 में आपका पेपर कैसा हुआ था। तो टोटल 100 MCQs आए थे ओनली नर्सिंग। इस बार आपको क्या आना है, विथ नॉन नर्सिंग के आपको पेपर आने वाला है, बट हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपको आंसर है जो विजुअलाइज ना हो इमीडिएट, आपको आंसर है जो क्लास जब हम सॉल्व करवाते जाएं तो उसमें पता चले। तो ये मैं आपको एक बार है जो दिखा देती हूँ। ये रहा पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का पेपर। पूरा पेपर हिंदी इंग्लिश में आया था, क्योंकि MP में हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आपके आते हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि आपको पेपर किस तरीके से आया था 2019 में। अभी अब 2026 में आपका जब पेपर होगा तो पैटर्न चेंज हो चुका है, बट फिर भी जो नॉन नर्सिंग है वो हम अलग बात करेंगे, बट जो नर्सिंग है आपको तो पूरे के पूरे जो नर्सिंग के क्वेश्चन आए थे वो किस तरीके के आए थे। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है मेरे एज़ पर एक्सपीरियंस के, इस बार आपको पेपर थोड़ा सा और हार्ड जाएगा, क्योंकि जैसे आप PSB स्टाफ नर्स का पेपर देखिए 2019-20 का, 2024-25 का देखिए, थोड़ा सा है जो धीरे धीरे लेवल हाई होते जा रहा है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आप सबको लगता है कि पेपर से आपको क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है, क्वेश्चन से हम नहीं होते हैं, बट आपको एक आइडिया ज़रूर रहता है। इवन ऑप्शन में से भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए मैं यहाँ पर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है, मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। एक और चीज़, जो लोग MP में एग्ज़ाम देने वाले हो, आपको पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। बिहार में देते हो, राजस्थान में देते हो, UP में देते हो, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। लेकिन आप यदि त्रिपुरा में, केरला, कर्नाटका में एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ का जो इंग्लिश फॉर्मेट तो रहेगा ही, साथ में यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी ऐड की जा सकती है। तो मेमोरी सेल किससे बनती हैं? न्यूट्रोफिल से, इसोनोफिल से, लिम्फोसाइट से या फिर मोनोसाइट से। तो जो मेमोरी सेल्स हैं वो बनती हैं किससे? लिम्फोसाइट से। किससे? लिम्फोसाइट से यहाँ पर आपकी मेमोरी सेल का फॉर्मेशन होगा। आप एक चीज़ और याद रखिए, जितनी भी ट्यूटर की क्लासेस होंगी आपको मेंबर बेस्ड क्लासेस होंगी। जो भी लोग मेंबरशिप लेते हैं, चार्जेस आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं। यदि आपने 199 रुपीज़ चैनल पर पे किए एज अ मेंबरशिप के तौर पर, तो आपको ये क्लास तो रहेगी ही रहेगी, साथ में और भी आपकी ट्यूटर की मे बी 1 वीक में 5 या 6 क्लास है जो आपको अपडेट की जाएंगी। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर मेमोरी सेल किससे बनती हैं? तो ये बनती है लिम्फोसाइट से। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाते हैं, जैसे आपको एलर्जी के टाइम पर पूछे कि कौन सी सेल ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं, तो वो होती हैं आपकी इसोनोफिल्स। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज़ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन फॉर एन एडल्ट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक वयस्क के लिए आयोडीन की दैनिक आवश्यकता क्या है? यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिलीग्राम में नहीं है, ग्राम में नहीं है, यहाँ पर म्यूजी में यहाँ पे आपको अमाउंट पूछा गया है। किसमें? म्यूजी में। तो यहाँ पर आपको आंसर भी वैसे ही देना होगा। तो WHO के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति के लिए आयोडीन की दैनिक आवश्यकता क्या होगी? RDA यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पर 150 म्यूजी, 200 म्यूजी, 250 PG या फिर 300 UG, कितना अमाउंट आपका रहेगा? तो एज़ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेली एक एडल्ट में जो आयरन की ज़रूरत है वो होगी 150 म्यूजी। कितनी? 150 म्यूजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब आयोडीन की ज़रूरत क्यों होती है? दिमाग को विकसित रखने के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी ऐड किया था। Which of the following is one of the most expected finding in a child suffering with glomerulonephritis? यदि बच्चा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से सफ़र कर रहा है तो उसमें कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेंगी? हाइपोटेंशन, क्या उसका ब्लड प्रेशर कम होगा? पेरी ऑर्बिटल एडिमा, या फिर डिक्रीज जॉइंट मोबिलिटी, या फिर सीवियर एंकल एडिमा। यदि बच्चे को क्या है,
यदि बच्चे को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तब बच्चे में क्या देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसको जो शॉर्ट टर्म में हम बात करें तो GNV लिख सकते हैं, GNV लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनीज टाइनी फिल्टर्स, जो टाइनी फिल्टर्स हैं ग्लोमेरुलाई, उनमें क्या होना, इन्फेक्शन होना, क्या होना, उनमें इन्फेक्शन होना, जिसके कारण प्रोटीन यूरिया तो होगा ही होगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के हम यदि क्लासिकल साइन की बात करें तो यहाँ पर प्रोटीन यूरिया होगा, स्वेलिंग होगी, BP बढ़ेगा, थकावट होगी, कभी कभी यदि टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो किडनी भी फेल हो सकती हैं। तो यहाँ पे कहा है कि कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेंगी। मैंने कहा कि स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो अब यहाँ पे आपको स्वेलिंग तो दो हैं, सीवियर एंकल एडिमा भी और पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी है। लेकिन जब यदि आप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले बच्चे को देखेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले बच्चे को देखेंगे तो उसको पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को ज़रूर मिलेगा। क्या होगा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को ज़रूर मिलेगा। एक क्लासिकल साइन है किसका, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले का। लाइक पफीनेस, आइज कैसी रहेंगी, पफीनेस टाइप रहेगी। तो यहाँ पर वही है क्या, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। और इसको आप ये भी कह सकते हैं, यदि आपको शॉर्ट टर्म में याद रखना है, पफी आइज। कैसे, पफी आइज, फूली फूली आइज है जो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। यदि क्लासिकल साइन की आपसे हम बात करें तो क्लासिकल साइन मैंने आपको बताया कि थकावट होगी, प्रोटीन यूरिया होगा, हाई BP होगा, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेंशन नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द बिलो इज द लॉन्गेस्ट मसल इन अ बॉडी। तो हमारे शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स या फिर सार्टोरियस। तो हमारे शरीर की, इन ह्यूमन बीइंग बॉडी में हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल है जो कौन सी है, कौन सी होगी। ये बहुत कई बार एग्जाम में आया, एनाटॉमी का क्वेश्चन है। तो वो होती है कौन सी, सार्टोरियस मसल। कौन सी, सार्टोरियस मसल। नेक्स्ट वन इज, ड्यूरिंग द रिससिटेशन ऑफ अ पेशेंट विच palpable artery in the neck is used to assess the patient cardiovascular status। एक मरीज के रिससिटेशन में, रिससिटेशन का मतलब क्या होगा, दोबारा से उसको होश में लाना है, तो उस दौरान रोगी के हृदय की स्थिति का आकलन करने के लिए गले की कौन सी स्पर्शीय धमनी का उपयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर यदि आपको मरीज क्या है, बेहोश है मरीज, तो आप उसकी कौन सी आर्टरी चेक करेंगे, नेक के यहाँ पर, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी या फिर टेम्पोरल आर्टरी। तो यहाँ पर नेक के यहाँ पर जो असेसमेंट के लिए आप यूज़ करेंगे मरीज को, यदि आपको रिससिटेशन करना है, मतलब मरीज ऑलरेडी बेहोश है, तब फर्स्ट क्या चेक किया जाएगा, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, नेक के यहाँ पर। आपने मूवीज़ वगैरह में खूब देखा होगा। तो यहाँ पर यदि मरीज़ बेहोश है तो सबसे पहले क्या चेक करना है, कैरोटिड आर्टरी। अब ये तो बात हो गई किसकी, एडल्ट के लिए। एडल्ट के लिए यदि यहाँ पे आपको इन्फेंट कह दें, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो यदि आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर देती हूँ, यदि इन्फेंट की बात की जाए तब यहाँ पे एपिकल क्या चेक करना है, चेस्ट के यहाँ पे आपको एपिकल है जो पल्स चेक करनी होगी। तो यहाँ पर आपको अभी कौन सी आर्टरी असेस करनी है, तो वो होगी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर MP ग्रुप 5 के भी देख सकते हैं, उनमें भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। रेखाज ब्लड ग्रुप इज A नेगेटिव। एक चीज़ और, ये पूरा पेपर मैंने इसमें किसी भी तरीके से ना ऑप्शन में ना क्वेश्चन में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है, बस ओनली इसको वर्ड फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि आपको प्रॉपरली आंसर करने का टाइम मिले, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में ग्रीन कलर से आपके आंसर मार्क किए गए हैं इसलिए। तो यहाँ पर रेखा का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है। सी कैन रिसीव ब्लड बाय ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन इंडिविजुअल हुज ब्लड ग्रुप इज। मतलब यहाँ पर रिसीवर की बात की जा रही है, यूनिवर्सल रिसीवर इनमें से कौन सा होगा। यदि उसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है तो कौन से व्यक्ति से वो ब्लड ग्रुप प्राप्त कर सकती है, मतलब रिसीव कर सकती है।
ऑप्शन में है ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव या फिर ओ नेगेटिव। यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर और यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट। यदि हम डोनर की बात करें तो क्या होगा, ओ नेगेटिव। क्या होगा, ओ नेगेटिव। ये क्या हो गया, डोनर है। क्लियर। यदि अब हम बात करें किसकी, यदि हमसे बात की जा रही है रेसिपिएंट की, तो वो होगा ए बी पॉजिटिव। क्या होगा, ए बी पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा, रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर यहाँ पे आपका होगा। तो याद रखें, आप कहा है कि ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, लेकिन सी कैन रिसीव ब्लड बाय ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इंडिविजुअल हुज ब्लड ग्रुप इज। मतलब यहाँ पर कौन होगा जो उसको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। रेखा के लिए ऐसे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की ज़रूरत है जो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब वो अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है। तो यहाँ पर वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा ओ नेगेटिव वाला पर्सन। ये चीज़ आपको बेसिक क्वेश्चन है, याद रखिए। यदि आपसे रिसीवर पूछा जाए कि ए बी रिसीवर, ए बी पॉजिटिव है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिसीवर। वो किसी का भी ब्लड ग्रुप है जो रिसीव कर सकता है, मतलब उसको कोई सा भी ब्लड ग्रुप है जो ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ए नेगेटिव वाला पर्सन है, तो यहाँ पर उसको जो यूनिवर्सल डोनर होगा वही ब्लड ग्रुप दे पाएगा, और वो होगा ओ नेगेटिव डोनर। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कुप्फर सेल्स आर सीन इन। तो जो कुप्फर कोशिकाएं किस में देखने को मिलती हैं, कुप्फर सेल्स क्या है, कुप्फर सेल्स किस में देखने को मिलती हैं, ड्यूडेनम में, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, लीवर में या फिर स्प्लीन में। जो कुफर सेल्स हैं स्पेशल मैक्रोफेज सेल्स होती हैं जो कि लीवर में ही प्रेजेंट होती हैं। किसमें, लीवर में ही प्रेजेंट रहेंगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, लीवर में ये सेल्स क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी। कुफर कोशिकाएं कहाँ पे रहेंगी, लीवर में। और एक और यहाँ पे जैसे अब आपको लाइक वर्ड स्प्लीन है, तो इसको क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एक आपको छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखना है। यहाँ पर कुफर सेल्स कहाँ पर पाई जाएंगी, तो ये होती है लीवर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स पॉलीपेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड। तो इनमें से कौन है जो पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, एमाइलेज, बाइल, लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्लास को कंटिन्यू करते करते मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोग ये जैसे लाइक क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो जो हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट वाले क्वेश्चन पेपर होते हैं, जब आप उनमें ऑब्जेक्शन लगाते हैं, आप आंसर मार्क करते हैं, सीबीटी दे रहे हो या ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम हो आपका, तो हमेशा इंग्लिश सेक्शन को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि हिंदी में कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाएंगी। बट यदि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर है तो इंग्लिश फॉर्मेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपको ये चीज़ भी रिमाइंड रखनी है। तो पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, किसके कारण, तो ये होते हैं ट्रिप्सिन के कारण। किसके, ट्रिप्सिन। क्या होगा आपका आंसर, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन डज अ फुल टर्म न्यूबॉर्न रिसीव। तो कौन सा मात्र इम्यूनोग्लोबुलिन है पूर्ण अवधि का नवजात शिशु प्राप्त करता है, IgA, IgE, IgG या फिर IgD। इम्यूनोग्लोबुलिन से आपको 4-5 क्वेश्चन बनते, एक तो मोस्ट एविडेंट, एक होता है एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन वाला, एक होगा क्रॉनिक इन्फेक्शन में, एक होगा एक्यूट इन्फेक्शन में। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। प्लेसेंटा को कौन क्रॉस कर सकता है, म्यूकस और हमारे आंसू हैं उनमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रहेगा, तो ये सब क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। तो मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन है जो फुल टर्म न्यूबॉर्न की बात की जा रही, मतलब बच्चा 37 वीक के बाद है जो बॉर्न हुआ है, कितना, 37 हफ्ते के बाद बच्चा बॉर्न हुआ है वो, और वो रिसीव कौन सा करेगा, तो वो करेगा IgG। कौन सा होगा, IgG। नेक्स्ट वन है, नचल ट्रांसल्यूसेंसी एट 14 वीक्स इज सजेस्टिव ऑफ। तो जो एंटी स्कैनिंग मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, एंटी स्कैनिंग है 14 वीक में किसको डायग्नोज करने के लिए की जाएगी, डाउन सिंड्रोम, ईसोफेगल एट्रेसिया, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम या फिर फॉरगट डुप्लीकेशन सिस्ट। तो यहाँ पर एंटी स्कैनिंग क्यों की जाती है कि बच्चे में किसी भी तरीके की कोई
जेनेटिक प्रॉब्लम डेवलप तो नहीं हो रही, स्पेशली हो जाता है क्या, डाउन सिंड्रोम। क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर ट्रायोसोमी 21 को फाइंड आउट करने के लिए एंटी स्कैनिंग की जाती है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 14 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते तक हो सकता है। इस दौरान क्योंकि 20 हफ्ते तक डॉक्टर के पास भी टाइम रहेगा, पेशेंट के पास भी टाइम रहेगा, इनकेस बच्चा डाउन सिंड्रोम है या बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, वो सब चीज़ें फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो यहाँ पर एंटी स्कैनिंग यदि 14 हफ्ते में किया जा रहा है तो पता क्या चलेगा यहाँ पर उससे, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज, और इसको कहा जाता है ट्रायोसोमी 21। नेक्स्ट इज, सिकल सेल क्राइसिस कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय। सिकल सेल की परेशानी किससे अवक्षेपित हो सकती है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बढ़ावा देना। यदि पर्सन में सिकल सेल्स है, हंसियाकार सेल्स हैं, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, ऑक्सीजन रिसीव नहीं होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो सिकल सेल क्राइसिस को बढ़ावा देने का काम कौन कर सकता है, एक्सरसाइज, इंक्रीज्ड टेम्परेचर, लो एल्टीट्यूड या फिर टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो यदि सिकल सेल क्राइसिस है मतलब ऑलरेडी सेल्स कैसी हैं, हंसियाकार हो गई हैं, हंसिया के जैसी होंगी, लाइक क्वेश्चन मार्क टाइप हो गई हैं। बट यदि ऑलरेडी सेल्स इस तरीके से हैं तब क्या डॉक्टर एडवाइस करते हैं, बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट। और खेलते भी हैं तो आप बोर्ड गेम वगैरह खेल सकते हैं। बट एज पर ऑप्शन की बात की जा रही है तो जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और इसको बढ़ावा देने का काम करेगा वो होगी एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करेंगे हमारी बॉडी को ज़्यादा ब्लड फ्लो के साथ साथ ज़्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन की ज़रूरत भी होगी, लेकिन हमारी सेल्स कैसी हैं, हंसिया के शेप में है, लाइक क्वेश्चन मार्क टाइप है, तो वो क्या करेंगी, ब्लड आर्टरीज में प्रॉपर है जो नहीं फ्लो हो पाएंगी, एक जगह जाके अटक जाएंगी। जब वो ब्लड सेल्स फंसेंगी जो क्योंकि हंसिया के शेप में है मतलब सिकल शेप में है, तब प्रॉब्लम होगी, ना प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी ना ब्लड जाएगा। सिकल सेल क्राइसिस को और बढ़ावा देने के लिए जो जोखिम हो सकता है वो होगा एक्सरसाइज। क्या होगा, एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज, एन अनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट रिजल्ट्स इन द बॉडी कॉजिंग प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म की एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, इनबॉर्न एरर है मतलब जन्मजात प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिज्म की एक जन्मजात प्रॉब्लम है जिसमें शरीर है जो प्रॉपर आरबीसी नहीं बन पाती हैं, समय से पहले बनी हुई आरबीसी हैं जो उनको प्रीमेच्योरली मतलब प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाई हैं जो आरबीसी, उनका खात्मा कर देता है। वो क्या है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, G6PD डेफिशिएंसी, होमोसाइस्टिन्यूरिया या फिर एब्स्टीन एनामली। क्या होगा, यदि हमारा शरीर जो आरबीसी डेवलप ही नहीं हो पाई हैं और डेवलप हुई हैं उनका लेकिन समय से पहले डिस्ट्रक्शन कर देगा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। कितना, 120 दिन का। अब ए प्रीमेच्योरली मतलब प्रीमेच्योर मतलब प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाए उसके पहले ही इनका डिस्ट्रक्शन कर देगा, तो वो इनबॉर्न एरर होगा G6PD डेफिशिएंसी। क्या होगा, G6PD डेफिशिएंसी। नेक्स्ट वन इज, which of the following is not a component of neuromuscular maturity in न्यू बैलार्ड स्केल। न्यू बैलार्ड स्केल हमने कई बार पढ़ी है। न्यू बैलार्ड स्केल है जो क्या है, बैलार्ड स्केल है जो हमने कई बार पढ़ी है। अब बैलार्ड स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी का नहीं है, लेन्यूगो, स्कार्फ साइन, पॉप्लिटियल एंगल या फिर स्क्वायर विंडो। तो जो यहाँ पर बैलार्ड स्केल है एक क्लिनिकल असेसमेंट टूल है जिससे न्यूबॉर्न बेबी की जेस्टेशनल एज का पता लगाया जाता है। लाइक माँ अपना जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन भूल गई हो, यूएसजी में कुछ और डेट दिख रही हो, तब कन्फ्यूज़न हो, तब बैलार्ड स्केल का इस्तेमाल किया जाता है कि एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन पता करने के लिए कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी कितने हफ्ते के बाद डिलीवरी हुई है, लाइक 35, 36, 37। तो जेस्टेशनल एज को फाइंड आउट करने के लिए, न्यूबॉर्न बेबी की जेस्टेशनल एज को फाइंड आउट करने के लिए बैलार्ड स्केल है जो यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर टोटल 12 पॉइंट्स ऑफ क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें
जो वीक है 20 से 44 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। एक होती है फिजिकल मैच्योरिटी, क्या होती है यहाँ पे मैं आपको ऐड करने की कोशिश करूँगी। एक होती है फिजिकल मैच्योरिटी जिसके होते हैं 6 पॉइंट्स और आप इसको 6 स्कोर भी कह सकते हैं। दूसरी जो आपको यहाँ पे दी गई है वो न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। दूसरी क्या है हमारी? न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। क्लियर? इसके भी आपको 6 पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि जो एज पर न्यू बैलार्ड स्कोर के न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी में कौन सा कंपोनेंट हमारा नहीं आएगा। तो सबसे पहले कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? तो यहाँ पर हमारा न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी में आपका आता है स्क्वायर विंडो रहेगा, आर्म रिकॉइल रहता है हमारा, पॉप्लिटियल एंगल भी रहेगा, क्लियर, स्कार्प साइन भी रहेगा, आर्म अक्रॉस द चेस्ट। हमारी जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी आर्म क्या करेंगी? बच्चे के पूरा जो नेक है चेस्ट को आर्म है जो क्रॉस कर जाएंगी। तो ये तीनों रहेंगे। लेन्यूगो यहाँ पे नहीं होगा। लेन्यूगो होता है किसका? फिजिकल मैच्योरिटी का। यहाँ पे आपको मैं ऐड कर देती हूँ क्या क्या रहेगा। फिजिकल मैच्योरिटी के यदि 6 पॉइंट है तो यहाँ पे 6 में आपको ऐड किया जाता है स्किन में रहेगा क्या? टेक्सचर। क्या होगा? टेक्सचर होगा, पीलिंग होगी। क्लियर? टेक्सचर होगा, पीलिंग होगी। लेन्यूगो का मतलब होता है बेबी की जो बॉडी पर फाइन टाइनी हेयर होते हैं वो हो जाएंगे। फिर यदि बच्चा 37 हफ्ते के बाद हुआ है तो बच्चे के क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे झड़ जाएंगे, एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू बाहर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड में झड़ जाएंगे, टाइनी हेयर जो रोम आप कहेंगे। फिर प्लांटर क्रीज रहेंगे। क्या रहेंगे? प्लांटर क्रीज हैं और सोल सरफेस रहेंगे। ब्रेस्ट बर्ड से भी पता चलेगा, क्लियर है। ईयर और आइज़ और ईयर से भी पता चलेगा, जेनाइटल से भी पता चलेगा मेल है कि फीमेल है। प्रॉपरली डेवलप रहेंगे इससे। फिजिकल मैच्योरिटी के 6 पॉइंट हैं। तो जो लेन्यूगो है किसका है? ये है फिजिकल मैच्योरिटी का पॉइंट। ये न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी का नहीं है। न्यूरोमस्कुलर के आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। पोस्चर, स्क्वायर विंडो, आर्म रिकॉइल, पॉप्लिटियल एंगल, स्कार्प साइन और हील टू ईयर मैन्यूवर। क्या? हील टू ईयर मैन्यूवर। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि बैलार्ड स्कोर में कौन सा पॉइंट नहीं होगा, तो होगा लेन्यूगो, क्योंकि फिजिकल मैच्योरिटी का है। 2 पॉइंट चेक किए जाते हैं यहाँ पर। एक होता है फिजिकल मैच्योरिटी और दूसरी होती है न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। यदि माँ अपनी जेस्टेशनल एज भूल गई है तो जो न्यूबॉर्न बेबी है कितने हफ्तों में पैदा हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो स्केल है, बैलार्ड स्केल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके टोटल 12 पॉइंट्स होते हैं। 6 पॉइंट न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के लिए और 6 पॉइंट होते हैं फिजिकल मैच्योरिटी के लिए। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज Logan's bow to protect a surgical site post-operatively is used in the case of। Logan's bow का इस्तेमाल किस सर्जरी के बाद है? जो कौन सी सर्जिकल साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में है यहाँ पर सीलियक डिसीज, मेगाकोलॉन, क्लेफ्ट लिप या फिर पाइलोरोमायोटोमी। कौन सी सर्जरी के बाद है जो प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्जिकल साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगन बो का इस्तेमाल किया जाएगा? तो ये होता है क्लेफ्ट लिप डिसीज़ के लिए। क्लेफ्ट लिप सर्जरी की जाती है, उसके लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो है क्लेफ्ट लिप सर्जरी के बाद क्या है? क्लेफ्ट लिप सर्जरी के बाद सर्जिकल साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगन्स बो का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। क्लियर? ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो ये है लोगन्स बो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ डेले? एग्जाम में बहुत आया है, स्पेशली CHO में तो बहुत आया है। कौन सा है जो डेले का सही पूर्ण रूप है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, डिसेबिलिटी एसोसिएटेड लाइफ ईयर, डिसेबिलिटी एसोसिएटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ ईयर या फिर डिसेबिलिटी एंड एडजस्टेड लाइफ ईयर। क्या यहाँ पर डेले का फुल फॉर्म होगा? क्या है? डेले का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर वो क्या होगा? तो डेले का फुल फॉर्म होता है
डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। क्या है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। अब यहाँ पर इससे क्या पता लगाया जाता है कि जो पॉपुलेशन है कुछ सालों में जो पॉपुलेशन है प्रीमेच्योर डेथ कितनी हुई है, कितनी डेथ हैं जो डिसेबिलिटी के कारण हुई हैं, कितने डिसेबल हुए हैं और कितनी जानें गई हैं, वो सब यहाँ पे पता लगाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डेले का फुल फॉर्म क्या होता है। डेले का फुल फॉर्म होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। मतलब पूरी पॉपुलेशन पे कितना डिसीज़ बर्डन रहा है, कितने सालों तक कोई लोग हैं जो बीमारियों के साथ में रहे हैं, तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? डेले, मतलब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। नेक्स्ट इज टिल व्हाट एज कैन अ चाइल्ड बी गिवन OPV? ओरल पोलियो वैक्सीन किस उम्र तक के बच्चे को दिया जा सकता है? 3 साल तक के, 4 साल तक के, 5 साल तक के या फिर 6 साल तक के बच्चे में? आपको पता है तो ये दिया जाता है 5 साल तक के बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन है जो दिया जा सकता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो डोज दिया जाता है वो कहलाता है 0 डोज और लास्ट डोज होता है वो होता है 5 साल की उम्र में। आफ्टर 5 ईयर नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन इन द सीरम? ये देखिए मैंने अभी आपको जब इम्यूनोग्लोबुलिन वाला क्वेश्चन था कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो बच्चे में प्रॉपर तरीके से जाएगा, मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चे में जाएगा। अब यहाँ पे मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? IgA, IgE, IgG या फिर IgM? आपको इन सब में से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन से यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ये चीज़ है जो पता होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मेजर अमाउंट में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? वो IgG। क्या है? IgG। अब आपको यहाँ पे पूछा जाए IgA कहाँ पे रहेगा? ये आपको क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, तो जैसे आपको बात की गई IgA की, IgA क्या है? ए यहाँ पर जनरली म्यूकस मेम्ब्रेन में रहेगा, लाइक हमारे जो आंसू हैं, म्यूकोसा है, वहाँ पे रहेगा। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। IgE ये हाइपर सेंसिटिविटी के लिए है। ये किसके लिए? हाइपर सेंसिटिविटी के लिए है। यहाँ पे हो सकता है आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो यहाँ पर आपको क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी के लिए मास्ट सेल रिलीज करेंगी। क्लियर? अब आपका IgG है। क्या है? IgG है। तो यहाँ पर मेन एंटीबॉडी रिएक्शन ये करेगा, मेजर है। फिर आपका यहाँ पे कौन सा बचता है? IgM। तो IgM होता है हमेशा प्राइमरी रिस्पॉन्स में और IgG होता है हमेशा सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पे आपको वही पूछा मेजर सीरम में कौन सा होगा, तो वो होगा IgG। नेक्स्ट इज अर्गोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ। तो यहाँ पर है एर्गोनॉमिक्स किसकी विज्ञान है? मतलब साइंस का मतलब क्या होता है? स्टडी ही करना। तो यहाँ पर क्या है? एर्गोनॉमिक्स डिजाइनिंग द जॉब टू फिट द वर्कर, ट्रेनिंग द वर्कर टू फिट द जॉब, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज, रिक्रूटिंग द एम्प्लॉय टू फिट द जॉब। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अर्गोनॉमिक्स। क्या है? अर्गोनॉमिक्स। तो अर्गोनॉमिक्स ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच है जहाँ पर वर्क प्लेस क्या है? डिजाइनिंग द वर्क प्लेस, प्रोडक्ट एंड सिस्टम टू फिट द पीपल। मतलब ऐसी जॉब डिज़ाइन करना कि जो वर्कर पर फिट हो। लाइक हम नर्सिंग वाले हैं, क्या है? नर्सिंग वाले हैं तो हॉस्पिटल वाले जब भी रिक्रूटमेंट करते हैं तो एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, बताते हैं कि आप किस बेस पे काम यहाँ पे करेंगे। मतलब वर्कर के लिए कौन सी जॉब फिट होगी उसको डिसाइड करना, वो कहलाएगा क्या? अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ डिजाइनिंग द जॉब टू फिट द वर्कर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मतलब गुड इन्वायरमेंट ऑफिस में आप जहाँ भी काम करते हैं तो जो आपकी डेस्क हो गई, आपकी बेंच हो गई, चेयर हो गई, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं लाइक, तो आपका जो भी वार्ड हो गया, पेशेंट हो गया, मतलब जॉब को कौन से वर्कर के लिए वो जॉब फिट है, मतलब डिजाइनिंग द जॉब टू फिट द वर्कर। नेक्स्ट वन इज
डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विल लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इनमें से कौन सा विटामिन की कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, B12, B6, B2 या फिर B1। तो यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन बहुत सारे होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B12। तो यहाँ पर B12 की कमी के कारण क्या है, B12 की कमी के कारण क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है जो देखने को मिलेगा। फिर है हमारा क्वेश्चन, अ डिसीज दैट इज प्रिवलेंट ओवर अ होल कंट्री और वर्ल्ड इज कॉल्ड। इसको तो हमारी जनरेशन से अच्छा और कोई जान ही नहीं सकता है कि जो बीमारी पूरे विश्व में फैल जाए वो कहलाती है पेंडेमिक और महामारी। क्या है, पेंडेमिक और महामारी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ वूफिंग कफ। वूफिंग कफ का दूसरा नाम क्या होता है, पर्ट्यूसिस और 100 डेज कफ। 100 दिन की खांसी, पर्ट्यूसिस और वूफिंग कफ, ये फैलती है किससे, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से। किससे, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से। और इसकी चपेट में मोस्टली 2 साल तक के बच्चे यहाँ पे आते हैं, कॉमन है उनमें। तो यहाँ पर बॉर्डेटेला, और इसके लिए वैक्सीन भी है, DPT वैक्सीन का जो यहाँ पर पर्ट्यूसिस कंटेंट है वो इसी के लिए है। तो काली खांसी किस प्रकार फैलती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स से, फॉमीट से या फिर पानी से। तो यहाँ पर पर्ट्यूसिस का पॉजिटिव एजेंट मैंने क्या बताया आपको, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। अब खांसी की बात की जा रही है तो खांसी किससे फैलती है, ड्रॉपलेट से ही। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट। फॉमीट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, जिसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस चिपक के आए और आप जाके टच कर लें तो आपको इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। लाइक गेट का डोर हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, मतलब जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे याद रखें 2 साल तक के बच्चों को पर्ट्यूसिस कॉमनली अफेक्ट कर सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन भी है। क्या है, इसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन भी है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो DPT का पर्ट्यूसिस कंटेंट है वो इसी को प्रिवेंट करने के लिए। अब जिन बच्चों में कन्वर्जन की प्रीवियसली कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, एपिलेप्टिक फिट्स रहे हो, उनमें पर्ट्यूसिस कंटेनिंग वैक्सीन नहीं दी जाती है। नेक्स्ट इज द एजुकेशनल असेसमेंट कैरिड आउट थ्रू आउट आ कोर्स इज नोन एज। तो यहाँ पर कहा गया है कि एजुकेशनल असेसमेंट है जो किस तरीके से होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, समेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट या फिर नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट। तो जो एजुकेशनल असेसमेंट होता है, एज पर आपने जो भी क्वेश्चन पेपर देख के आंसर किए हैं उसके हिसाब से होगा। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। कैसा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो मतलब सुनाई दे रहा है, विजुअल मतलब दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, रेडियो, टेलीविज़न, चार्ट या फिर ग्रामोफोन। तो यहाँ पर ओनली सिंगल ऐसा है जो ऑडियो विजुअल है। AB एड्स मतलब ऑडियो मतलब सुनाई भी दे रहा, विजुअलाइज भी हो रहा, तो वो होगा TV। क्या होगी, TV और टेलीविज़न। रेडियो से ओनली आप सुन सकते हैं, चार्ट को ओनली देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ग्रुप डेवलपमेंट की सभी स्टेज हैं किसी एक को छोड़कर, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग या फिर ग्रूमिंग। तो यहाँ पर कौन सी है जो, क्या है, कौन सी है जो स्टेज नहीं है। ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेज के बारे में बात की गई है, तो ग्रुप डेवलपमेंट की यहाँ पे जो स्टेज है उनमें से वो नहीं होगी, वो होगी ग्रूमिंग। क्या होगी, ग्रूमिंग। सबसे पहली होती है क्या, फॉर्मिंग, फर्स्ट है फॉर्मिंग, दूसरी होती है स्टॉर्मिंग, तीसरी होती है नॉर्मिंग, इसके बाद में हमारी आती है परफॉर्मिंग। क्या है, परफॉर्मिंग। और फिर आपकी आती है एडजर्निंग। क्या है, एडजर्निंग। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे, आपको आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्मिंग। फॉर्मिंग मतलब, फॉर्मिंग स्टेज का मतलब है जो फर्स्ट स्टेज होगी हमारी, जहाँ पर एक टीम बनेगी, फॉर्मेशन होगा ग्रुप का। स्टॉर्मिंग स्टेज में क्या होगी, टीम डिस्कवर करेगी कि किस तरीके से कौन सा काम करना है।
नॉर्मिंग में टीम अपना काम करना स्टार्ट कर देगी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें शुरू की हैं। परफॉर्मिंग में जो कि एक फंक्शनिंग स्टेज है, प्रॉपर तरीके से ऑलमोस्ट काम होने वाला है। और एडजर्निंग में क्या होगा कि जो काम हो चुका है आफ्टर द टास्क फिनिश होने के बाद टीम अपने अपने घर को चल देगी। मतलब फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। आप चाहें तो यहाँ पे मैं एक आपको शॉर्ट भी लिख सकती हूँ, एफ फॉर्मिंग, एस स्टॉर्मिंग, एन नॉर्मिंग, पी परफॉर्मिंग, ए एडजॉर्निंग। आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं, एफ एस एन पी ए। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि जो ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेज नहीं है वो क्या होगी, ग्रूमिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स एक्सेप्ट। तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें सभी पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं किसी एक को छोड़कर। यहाँ पे आपके एक एक सीधे टॉपिक ही कवर होते जा रहे हैं, तो आप ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिए कि आपका क्या क्या है जो कवर होते जा रहा है। तो यहाँ पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सभी चीज़ें होंगी किसी एक को छोड़कर। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या क्या होता है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवालुएट एंड क्रिएट। क्या होगा, तो यहाँ पर डोमेन की बात की जा रही है। क्या है, डोमेन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो डोमेन होंगे, क्या होंगे, जो डोमेन होंगे वो कौन कौन से होते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में। कॉग्निटिव होता है, क्या होगा, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, साइको सोशल, अफेक्टिव। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो कौन सा होगा, जो ब्लूम में नहीं होगा, 3 डोमेन्स इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, तो जो यहाँ पे नहीं होगा वो होगा साइको सोशल। कौन सा, साइको सोशल। कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है और साइकोमोटर होता है, लेकिन साइको सोशल नहीं होगा। कॉग्निटिव मतलब थॉट थिंकिंग, यहाँ पे कॉग्निटिव मतलब का क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे थॉट थिंकिंग। क्लियर। साइकोमोटर मतलब साइको और मोटर मतलब यहाँ पे वर्क डूइंग कह देंगे, या फिर आप एक्शंस डूइंग, काम कर रहे हैं। अफेक्टिव मतलब इमोशनल फीलिंग हो जाएंगी आपकी, क्या होंगी, इमोशंस, फीलिंग यहाँ पे आपकी इंक्लूड हो जाएंगी, लाइक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या क्या रहेगा, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, लेकिन साइको सोशल इसका पार्ट नहीं होगा। जो 3 डोमेन है एज पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। नेक्स्ट वन इज हु गेव 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल किसने दिए थे, डैनियल फ्रूड, एफ टेलर, हेनरी फायोल या फिर मैरी फॉलेट ने। तो 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के, किसने, हेनरी फायोल ने। किसने, हेनरी फायोल ने। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, AMPESB के थ्रू जब पेपर हुआ था उसमें आया था। तो यहाँ पर है, और शायद ESIC का जो पेपर हुआ था UPSC के थ्रू उसमें भी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज बिलीव्स इन प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो इनमें से कौन सी थ्योरी प्रैक्टिकल और क्या है, व्यवहारिक और उपयोगितावादी मतलब यूटिलाइजेशन पर और प्रैक्टिकल दोनों पर बिलीव करती हैं। आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या फिर स्पिरिचुअलिज्म। तो यहाँ पर जो थ्योरी विश्वास करती है, फिलॉसफी है जो यहाँ पर, वो होगी कौन सी, प्रैग्मेटिज्म, जो यूटिलाइजेशन और प्रैक्टिकल दोनों पर बिलीव करेगी। किस पर, यूटिलाइजेशन और प्रैक्टिकल दोनों पर बिलीव करेगी। अब यहाँ पे आपको तो इस एग्ज़ाम में क्या पूछ लिया गया, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अब आपसे पूछे कि आइडियलिज्म फिलॉसफी, तो ये जनरली किस चीज़ पर डिपेंड रहेगी, मेंटल और स्पिरिचुअल पर। किस पर, माइंड ओवर मैटर। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आइडियलिज्म एज ट्रू रियलिटी और मेंटल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा। बर्ड ऑफ फॉर्म्स यहाँ पे फिर आप याद रख सकते हैं। तो ये सब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे यदि रियलाइजेशन की बात की जाए और यदि आपको कुछ नेचर के रिगार्डिंग पूछा जाए
तो वो यहाँ पे आपके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे यदि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या स्पिरिचुअलिज्म फिलॉसफी पूछी जाए तो आपको आंसर सही देना है। एज पर यूटिलाइजेशन और प्रैक्टिकल दोनों पे बिलीव करेगी, वो कौन सी होगी? प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट वन इज द अथॉरिटी प्रोवाइडिंग चैनल फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज नोन एज। जो अथॉरिटी यहाँ पर क्या है? जो अथॉरिटी यहाँ पर क्या करेगी? डाउनवर्ड और अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके का कम्युनिकेशन है जो प्रोवाइड कराएगी, वो क्या होगा? लेटरल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, डायगोनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो अपवर्ड डाउनवर्ड का मतलब होगा यहाँ पे आप इससे समझिए कि जैसे लाइक आपका मैनेजर है या फिर लेट्स से आपकी जो मैट्रन है, हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, यदि आपकी मैट्रन है और आप हैं, आपका कम्युनिकेशन के अपवर्ड डाउनवर्ड होगा? नहीं होता है। उन्होंने जो जहाँ आपको ड्यूटी दे दी आप वहाँ जाके करेंगे। तो ऐसा कम्युनिकेशन प्रोसेस जहाँ पर एक दूसरे से आप आइडियाज़ अपने शेयर कर सकें बेझिझक होके, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन, द लिस्ट ऑफ आइटम्स विथ एप्रोप्रिएट कॉलम मीन्स टू बी यूज्ड बाय एन ऑब्जर्वर इज नोन एज। तो पर्यवेक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपयुक्त स्तंभों वाली वस्तुओं की सूची को क्या कहा जाता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, रैंकिंग आइटम या फिर क्वेश्चनायर। तो एप्रोप्रिएट कॉलम्स वाली जो यहाँ पर ऑब्जर्वर ने चीज़ें, आइटम्स चेक की, उनकी लिस्ट बनी हुई है, वो कहलाती है क्या? चेकलिस्ट। क्या कहलाएगी? चेकलिस्ट। एनेक्डोटल रिकॉर्ड तो जो हमारा कॉलेज में, स्कूल में बनता है, वो है। नेक्स्ट वन, द मैनुअल मैनिपुलेशन ऑफ आर डिसलोकेटेड जॉइंट इज कॉल्ड। संधि भंग या जोड़ उखड़ने को हाथ से ठीक करने को क्या कहा जाता है? इंटरनल फिक्सेशन, एक्सटर्नल फिक्सेशन, क्लोज्ड रिडक्शन या फिर ओपन रिडक्शन। तो यहाँ पर जॉइंट डिसलोकेट हुआ है, उसको मैनिपुलेट करके मैनुअली, जो डॉक्टर आपने सुना होगा कहा कि शोल्डर डिसलोकेट हो गया या फिर नी डिसलोकेट हो गया, तो यहाँ पर जॉइंट डिसलोकेशन को हाथ से ठीक करने को, मतलब मैनुअली ठीक करने को क्या कहा जाता है? क्लोज्ड रिडक्शन। ओपन का मतलब तो क्या होगा? ऑलरेडी है जो सो अप हो रहा है जॉइंट, वो उस केस में नहीं हो पाएगा मैनुअली। तो यहाँ पर मैनुअली मैनिपुलेशन है बट डिसलोकेट जॉइंट है। क्या है? डिसलोकेट जॉइंट है, तो क्या होगा? क्लोज्ड रिडक्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल इंक्रीज इन कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में किस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन या फिर एंड्रोजेंस का। तो यहाँ पर जो हार्मोन का लेवल बढ़ता है कुशिंग में, वो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा हार्मोन होगा? होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब आपको एग्जाम में याद रखना है, कुशिंग से यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक होता है हमारा कुशिंग ट्रायड। क्या होता है? एक होता है कुशिंग ट्रायड, लेकिन यहाँ पर एक क्या है? कुशिंग सिंड्रोम। क्या है? कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई हो जाता है, स्पेशली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें जो आपने बफेलो हम्प पढ़ा है, थिन फ्रेजाइल स्किन होगी, हमारा वजन है जो वेट गेन बहुत फास्ट तरीके से होगा, टमी बाहर को निकला हुआ रहेगा, फेस है जो बहुत अलग तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर ये सभी किसके कारण होंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और यहाँ पे यदि आपको एग्जाम में आए कॉर्टिसोल लेवल, तो वो भी आप मार्क कर सकते हैं। कुशिंग सिंड्रोम किसके लेवल बढ़ने से होगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लेवल के बढ़ने के कारण। नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है? ट्रांसमिशन मोड क्या है हेपेटाइटिस ए का? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों फीको ओरल रूट के थ्रू फैलते हैं। हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, हेपेटाइटिस बी निडल प्रिक से हो सकता है, माँ से बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। अब आपके ऑप्शन में क्या है? फीको ओरल रूट, पैरेंटल, इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो हेपेटाइटिस ए एंड डी ये दोनों फैलते हैं किससे? फीको ओरल रूट से। किससे? हेपेटाइटिस ए एंड ई दोनों फैलते हैं किससे? ट्रांसमिशन ऑफ मोड क्या है? सेम है, फीको ओरल रूट। नेक्स्ट वन, होमन साइन इज सीन इन। होमन साइन किस में देखने को मिलेगा आपको? बिहाइंड द नी। बिहाइंड द नी है जो आपको जब भी आप
ना पैर रखेंगे नीचे तो क्या रहेगा, बहुत सीवियर पेन होगा, रेडनेस होगी। तो वो साइन किस में देखने को मिलेगा, हॉकिंस लिम्फोमा, सिकल सेल एनीमिया, डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर हीमोफीलिया में। तो हॉमन साइन देखने को मिलता है डीवीटी वाले पेशेंट में, किसमें, डीवीटी वाले पेशेंट में हॉमन साइन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ट्राउजी साइन एंड चोबोस्टिक साइन कैन बी इलेक्टेड इन केस ऑफ। तो ट्राउजी और चोबोस्टिक क्लासिकल साइन है किसके, टिटेनी के। किसके साइन है यहाँ पर, ये हैं टिटेनी के। अब टिटेनी किससे होता है, यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो तब। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से 4 बन गए आपके कि ट्राउजी साइन और चोबोस्टिक क्लासिकल साइन किसके हैं, टिटेनी के। टिटेनी होता है कैल्शियम की कमी के कारण, और पूरी बॉडी है जो टिटेनी में कैसे हो जाती है, आर्च शेप में। कैसे, आर्च शेप में। अब ऑप्शन में क्या है, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रेमिया या फिर हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो गई, हाइपोनेट्रेमिया मतलब सोडियम का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, हाइपोकैल्सीमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर भी यही रहेगा। क्लियर है, कैल्शियम की कमी के कारण हमारे शरीर में जो 2 क्लासिकल साइन देखने को मिलते हैं, एक होता है चोबोस्टिक, दूसरा होता है ट्राउजी साइन। नेक्स्ट वन, मर्फी साइन में बी यूजफुल इन एस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस ऑफ। तो मर्फी साइन है किस बीमारी को डायग्नोस करने में हेल्पफुल रहेगा, कोलिसिस्टाइटिस, अपेंडिसाइटिस, कोर पल्मोनेल या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। किस केस में मर्फी साइन देखने को मिलेगा। अब आपको पता होगा कि मर्फी साइन क्या है, तब आप बता पाएंगे क्या है। मर्फी साइन है जो किस में देखने को मिलेगा, तो मर्फी साइन देखने को मिलता है कोलिसिस्टाइटिस वाले मरीज में। किसमें, कोलिसिस्टाइटिस वाले मरीज में देखने को मिलेगा। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना। इसमें गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो देखने को मिलना। मर्फी साइन देखने को किस में मिलेगा, कोलिसिस्टाइटिस वाले पेशेंट में। रॉप्सिंग साइन देखने को मिलता है, मैकबर्नी पॉइंट्स पर पेन होगा, वो होता है अपेंडिसाइटिस में। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज Ropsing sign, that is palpation of left lower quadrant में elect pain in the right lower quadrant. This is suggestive of। देखिए मैंने जस्ट अभी आपको कहा कि अपेंडिसाइटिस में रॉप्सिंग साइन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि रॉप्सिंग साइन क्या है, पाल्पेशन ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में इलेक्ट पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। आपने पाल्पेट करके देखा कहाँ पर, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में दर्द ना होकर राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, ये कहलाता है रॉप्सिंग साइन। और ये देखने को ये फील होगा किसमें, ये होता है अपेंडिसाइटिस वाले मरीज में। ये आप याद रखिए। कोलिसिस्टाइटिस का आपको पूछा तो आपको कह देना है मर्फी साइन। क्या है, कोलिसिस्टाइटिस का मर्फी साइन, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना। अपेंडिसाइटिस का पूछे तो एक होता है मैकबर्नी पॉइंट, आपको एग्ज़ाम में आता है। क्या है, मैकबर्नी पॉइंट एग्ज़ाम में आपको आता है। और आ सकता है आपको रॉप्सिंग साइन, मतलब लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पाल्पेट किया, दर्द कहाँ हुआ, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पेपर है। आप यहाँ पे चाहें तो इसके थ्रू, ये तो हम ऑफिशियल पेपर ट्यूटर का देख रहे हैं, आप इवन ESB की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे इस पेपर को देख सकते हैं। When a person has both positive and negative feelings towards the same object or individual, the feelings are referred to as। यदि किसी पर्सन को नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग्स है किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक दूसरे पर्सन को लेके या किसी ऑब्जेक्ट को लेके, तो वो क्या कहलाएगा, अपैथेटिक, एम्बिवैलेंस, इनएप्रोप्रिएट या फिर ऑटिस्टिक, क्या कहलाएगा ये। तो यहाँ पर यदि लेट से कि कोई पर्सन है, कोई मैं ही हूँ, आपको मेरे प्रति कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं कि मैम अच्छा पढ़ाती हैं, दूसरा आपका नेगेटिव हो सकता है कि मैम आपको टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हैं। तो ये दोनों फीलिंग्स हैं। तो ये क्या कहलाएगी आपकी, उदासीनता, दोहरे विचार वाला, अनुचित या फिर ऑटिस्टिक, अपने में खोया रहने वाला। ये अपने में तो बिल्कुल भी नहीं खोया है, क्योंकि
इसको किसी दूसरे के ऊपर अच्छी चीज़ें भी आ रही मन में, बुरी भी आ रही हैं, ये कहलाता है एम्बीवैलेंस। क्या होगा? ये कहलाएगा एम्बीवैलेंस और दोहरे विचार वाला। नेक्स्ट वन, विच न्यूरोट्रांसमीटर हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज। तो अल्जाइमर वाले में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब रहेंगे? एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन या फिर सीरोटोनिन। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब रहेगा किसमें? अल्जाइमर में, वो होता है ACH और एसिटाइल कोलिन। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स यूज वाइल कम्युनिकेटिंग विथ अ पेशेंट विथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। यदि मरीज, यहाँ पे देखिए मरीज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, मतलब संज्ञात्मक क्षति वाला मरीज है, तो उससे आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या आपको माइंड में रखना है? पिक्चर और गेस्चर इंस्टीड ऑफ वर्ड्स, शब्दों की बजाय चित्र या हाव भाव से। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विथ मल्टीपल डिटेल्स, कई विवरणों के साथ पूरी व्याख्या बताना। शॉर्ट वर्ड्स एंड सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल आप करिए, या फिर स्टिमुलेटिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू कैप्चर द पेशेंट अटेंशन। देखिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको चारों ऑप्शन एक साथ विजुअलाइज हो और आप आंसर कर पाएँ। नाउ इट्स परफेक्टली फाइन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाला पर्सन है, उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है क्या है? डिस्टर्ब है। अब यहाँ पे आप उससे बात करते हैं तो आप क्या दिमाग में रखेंगे या आप कैसे बात करेंगे? पहले में कहा गया है बोलने की बजाय उसको हाव भाव से अपने या चित्र दिखा के बात कीजिए, इमेज दिखा के कुछ भी, या फिर कम्प्लीटली एक्सप्लेन कीजिए बहुत सारी डिटेल के साथ। ऑलरेडी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, इससे तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आने वाला। शॉर्ट वर्ड और सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल कीजिए। स्टिमुलेटिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू कैप्चर द पेशेंट अटेंशन, मरीज का ध्यान खींचने की कोशिश कीजिए। तो आपको ये नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, जब मरीज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है तो आप उसको शॉर्ट स्वीट क्लियरली चीज़ें बताने की कोशिश कीजिए, ना कि घुमा फिरा के, ना अपनी हाई फाई इंग्लिश हिंदी बोल के। उसको ऐसे सेंटेंस का आप इस्तेमाल करिए कि उसको प्रॉपर चीज़ें सही तरीके से कम समय में, कम लाइनों में, कम वर्ड्स में समझ में आ जाएं। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, ऑलरेडी डिस्टर्ब है और प्रॉब्लम उसको होगी। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट वर्ड्स और सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, द एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज नोन एज, ये देखने को मिलता है मैनिया में। बहुत ज़्यादा खुशी होना, खुशी की चरम भावना के रूप में क्या जाना जाता है? एक्सटेसी, एलेशन, एक्सलेटेशन या फिर यूफोरिया। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं मैनिया वाले पर्सन में। किसमें? मैनिया वाले में। तो यहाँ पर फीलिंग ऑफ, एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस का मतलब होता है यूफोरिया। क्या होगा? यूफोरिया, और ये देखने को मिलेगा मैनिया वाले पर्सन में। नेक्स्ट वन, हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी के फादर कौन है? सिगमंड फ्रूड, अब्राहम मास्लो, जीएन पियागेट या फिर लॉरेंस कोहेलबर्ग। इन चारों के नाम याद रखिए। चारों ने अलग अलग तरीके से नर्सिंग में अपनी अपनी चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको कहा साइको एनालिटिकल थ्योरी, तो ये दी है सिगमंड फ्रूड ने। किसने? सिगमंड फ्रूड ने दी है हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी। अब्राहम मास्लो की हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी आपको बहुत एग्जाम में आती है। जीन पियागेट के सिद्धांत एग्जाम में आते हैं आपको। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी है? तो ये दी है सिगमंड फ्रूड ने। नेक्स्ट वन इज अ प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ डिमेंशिया दैट इंटरफेस विथ मेमोरी, थिंकिंग एंड बिहेवियर इज कॉल्ड। तो डिमेंशिया का एक प्रोग्रेसिव रूप है, मतलब डिमेंशिया है बट वो धीरे धीरे एक नेक्स्ट अलग लेवल पर जा रहा है, जिसके कारण मेमोरी, सोचने समझने की क्षमता और व्यवहार सभी चीज़ों में है जो प्रॉब्लम होने लगेगी। क्या है? पार्किंसंस, सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर्स या फिर डिप्रेशन। तो डिमेंशिया का जो प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है वो होता है अल्जाइमर्स। क्या होता है? अल्जाइमर्स। डिमेंशिया का जो बढ़ता हुआ आगे की स्टेज में जाने वाला फॉर्म है वो होता है अल्जाइमर। नेक्स्ट वन, फंडल हाइट इज एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। तो फंडल हाइट है जो अम्बलाइकस तक कब पहुंच जाती है? 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, या फिर 30 वीक की प्रेगनेंसी में। तो फंडल हाइट यहाँ पे आपको पूछा जाए
तो फंडल हाइट की लेके क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपको आते हैं। लेट्स से यदि आपको पूछें जस्ट अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस तो 12 से 14 वीक कहिए आप। बिलो द अम्बलाइकस तो 16 हफ्ते हो गए। और अम्बलाइकस तक की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कब तक, 24 हफ्ते तक। तो हाइट एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस कब आपको यहाँ पे मार्क करना है, 24 हफ्ते, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन में 20 से 22 हफ्ते नहीं है। याद रखें 20 से 22 हफ्ते नहीं है, इसीलिए आपको ये चीज़ बतानी होगी कि यदि प्यूबिक सिम्फाइसिस तक बात करें, मैं यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स ऐड कर देती हूँ। यदि आपसे बात की जाए कहाँ तक, प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो जो फंडल हाइट कितने हफ्ते तक प्यूबिक सिम्फाइसिस तक पहुँचेगी, तो आप याद रखिए 12 वीक्स। कितना, 12 वीक्स। अब आपको पूछा गया अम्बलाइकस और अम्बलिकस तक, तो अम्बलिकस तक कितने में पहुँचेगी, 20 से 24 हफ्ते आप याद रख सकते, क्योंकि आपके ऑप्शन में 20 नहीं है, 20 नहीं है, इसीलिए मैंने 24 को मार्क किया। ये आपको रिमाइंड रखना है। अब आपसे पूछा जाए चेस्ट तक कब पहुंचती है, तो ये होगा 36 हफ्तों में, जिसको हम एक्सीफॉइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किससे, एक्सीफॉइड प्रोसेस के नाम से जानेंगे। अब आपको पूछे लाइटनिंग कब होती है, तो 36 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद। यदि प्रीमी मदर है, फर्स्ट टाइम है, तो 36 हफ्ते के बाद बेबी सडनली एक्सीफॉइड स्टर्नम तक जाके सडनली नीचे की तरफ ड्रॉप होगा, वो कहलाएगा लाइटनिंग। और यदि माँ सेकेंड टाइम में मल्टीग्रेविड है तो 34 और 35 वीक में लाइटनिंग देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वन है द ओवरऑल रेजिस्टेंस इन अ कम्युनिटी इज रिफर्ड टू एज, तो एक समुदाय में समग्र प्रतिरोधक क्षमता को किसके रूप में जाना जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी के, हाइड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी या फिर पैसिव इम्यूनिटी, किसके रूप में जाना जाता है। तो यदि पूरी ओवरऑल कम्युनिटी में इम्यूनिटी बन गई है किसी बीमारी को लेके, तो वो कहलाती है झुंड प्रतिरक्षा या फिर हाइड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन, एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूज टू डिटेक्ट, तो एसिड फास्ट स्टेनिंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, HIV एड्स या फिर मेनिंगोकोकाई। अब जो यहाँ पे चारों के चार दिए हुए हैं एग्जाम में, इनसे बहुत धड़ाधड़ के क्वेश्चन बनते हैं। टिटेनस का पॉजिटिव एजेंट पूछे तो बैक्टीरिया होता है क्या, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। इसके जो बैक्टीरिया किस में रहते हैं, मिट्टी में। बॉडी में एंट्री कैसे करते हैं, हमारी बॉडी में कोई कट हो, स्क्रैप हो तो उसकी जगह से एंटर कर सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए TT का जो टीका टिटेनस टॉक्साइड है जो दिया जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, TB को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या है, एसिड फास्ट स्टेनिंग बैक्टीरिया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको TB से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। BCG वैक्सीन दी जाती है, कितने साल तक प्रिवेंट करेगी, तो ये प्रिवेंट करेगी 20 साल तक। कब दी जाती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है। यदि जन्म के समय नहीं दे पाए तो 1 साल की उम्र तक दे सकते हैं, लेकिन एक महीने तक डोज अलग होता है। 1 महीने से 1 साल की उम्र तक यदि दी तो यहाँ पर डोज अलग होगा, थोड़ा बड़ा हुआ रहेगा। कहाँ दी जाती है, तो यहाँ पर लेफ्ट अपर आर्म में इंट्राडर्मल रूट के थ्रू दी जाती है। अब बात आती है HIV एड्स की। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV एड्स है, जो यहाँ पर माँ से बच्चे में भी हो सकता है, बट इसका जो मेन ट्रांसमिशन ऑफ मोड है वो क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी है एक तरीके से। तो यहाँ पर ये हो गया, लेकिन यहाँ पर एसिड फास्ट स्टेनिंग की बात की जा रही है, तो वो क्या होगा यहाँ पर हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। क्लियर है। नेक्स्ट वन, द डिसीज हिस्टोमोप्लाज्मोसिस इज एक्वायर्ड फ्रॉम, तो यहाँ पर हिस्टोप्लाज्मोसिस जो रोग है किससे होगा, एनिमल से, मैन से मतलब इंसानों से, मिट्टी से या फिर पानी से। यहाँ पे कहा गया है क्या, हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्या है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, जो कि एक क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। क्या है, ये है फंगल इन्फेक्शन। आप यहाँ पे याद रखिए हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है, ये है एक फंगल इन्फेक्शन। और ये जनरली प्लाज्मा इनहेल करने से, किससे इनहेल करने से, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम स्पोर्स इनहेल्स करने से ये होंगे। और ये जनरली किसके थ्रू होंगे, कॉमन है मिट्टी से, इससे
मिट्टी हो सकती है, वर्ड हो सकती है, बैट हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको मिट्टी के अलावा कुछ और है ही नहीं। बर्ड हो सकते हैं या फिर चमगादड़ जिसको आप कहेंगे वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो जो डिसीज़ है किससे एक्वायर होगी, मिट्टी से, वर्ड से या फिर बैट से, और एक फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव कोकाई। तो इनमें से ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन सा है? पेप्टोकोकस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, स्पोरोसार्सिना या फिर बिलोनीला। तो यहाँ पर ग्राम नेगेटिव कोकाई है जो वो है बिलोनीला। क्या है? बिलोनीला। वन इज द टेम्परेचर एंड द ड्यूरेशन टू किल स्पोर्स इन एन ऑटोक्लेविस। तो ऑटोक्लेविंग मेथड में बेस्ट मेथड मानी गई है स्टरलाइजेशन के लिए। तो ऑटोक्लेविंग में जो जीवाणु और एक ऐसी सिंगल मेथड है जिससे बैक्टीरिया के अलावा उनके स्पोर्स भी किल कर दिए जाते हैं। क्या है? बैक्टीरिया के अलावा उनके स्पोर्स भी किल कर दिए जाएंगे। तो जो यहाँ पर ऑटोक्लेविंग मेथड है, ऑटोक्लेविंग मेथड में जो एक टेम्परेचर सेट किया जाता है और वो टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 मिनट्स। 12 to 20 मिनट्स भी हो सकते हैं, 12 to 15 मिनट्स भी हो सकते हैं। ये चीज़ डिपेंड करेगी किस पर, क्या आइटम आप स्टरलाइज कर रहे हैं, ड्यूरेशन उस पर डिपेंड करेगा। बट टेम्परेचर एज पर 121 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा यहाँ पे, बट ड्यूरेशन एज पर जो भी आइटम आप स्टरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। बेस्ट स्टरलाइजेशन मेथड है, इसमें स्पोर्स भी एक, क्योंकि सिंगल मेथड है जिसमें स्पोर्स भी किल कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा टेम्परेचर मैंने बताया कि 121 डिग्री सेल्सियस रहेगा 12 मिनट के लिए। लेकिन यदि ये आपने कुछ ऐसे आइटम को स्टरलाइज करने की कोशिश की जिसमें ज़्यादा समय की ज़रूरत है तो 12 से 15 मिनट और 20 मिनट भी हो सकते हैं, बट टेम्परेचर एज सेम रिमेनिंग रहेगा 121 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन इज द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन को लेके तीसरा क्वेश्चन है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 49 तक ही पहुँचे हैं और थर्ड क्वेश्चन है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है वो है ओनली आईजीजी। इसके अलावा कोई सा भी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा हमने कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मैटरनल से पूरे तरीके से न्यूबॉर्न में जाएगा, तो वो आईजीजी ही है। क्यों? क्योंकि वो पूरा जो प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला एक सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो वो हो गया आईजीजी। और मैटरनल से जो न्यूबॉर्न है उसमें ट्रांसफ़र होने वाला भी क्या होगा? आईजीजी ही। नेक्स्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन अ लिविंग होस्ट derives its nutrition from the host and does not provide any benefit to the host is called as। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीवित पोषक पर रहेगा, लाइक जैसे हमारे ऊपर जुएँ हो जाएं, लाइस हो जाएं, लेकिन वो हमें कुछ फ़ायदा नहीं देगा, वो हमें कुछ फ़ायदा नहीं देगा, लेकिन हमसे हमारा ब्लड चूसते रहेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? अपेंडेज, एंटीजन, इम्यूनोग्लोबुलिन या पैरासाइट। ये कहलाते हैं पैरासाइट और परजीवी। आपने अमरवेल का नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, लाइक आपने कोई अच्छा सा प्लांट्स लगाया बट उसके साथ में दूसरे प्लांट्स आ गए, वो उस प्लांट को फ़ायदा तो नहीं देंगे। जैसे आपके पास कोई सा भी जैसे रोज़ का प्लांट हो गया, तो यहाँ पर क्या है? लिविंग प्लांट है, लेकिन उसके साथ में कोई दूसरा प्लांट आ जाए तो जो आपके रोज़ के भी न्यूट्रिशन को ले जाए बट उसको तो कोई बेनिफिट नहीं देगा, वो कहलाते हैं परजीवी। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल प्रोटीन। तो यहाँ पर सिंपल प्रोटीन कौन सा है? कैसीन, हिस्टोन्स, लाइपोप्रोटीन या फिर जेलेटिन। सिंपल प्रोटीन पूछा गया है तो वो है हिस्टोन्स। क्या है? हिस्टोन्स है। नेक्स्ट वन इज इन जीन पियागेट थ्योरी द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ आर कॉल्ड द स्टेज। तो जीन पियागेट की थ्योरी, अभी हमने ऊपर ही आपको जो एक क्वेश्चन था सिगमंड फ्रूड को लेके था आपको, तो यहाँ पर जीन पियागेट की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? जीन पियागेट की थ्योरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके, याद रखें जीन पियागेट ने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके दी थी। तो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग जो पहले 2 साल हैं, जीवन के पहले 2 साल हैं, वो कौन सी स्टेज कहलाएंगे? पैरालिंग्विस्टिक, एक्सप्लोरेटरी, सेंसोरी मोटर या फिर प्री ऑपरेशनल। ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। तो जो जीवन के पहले 2 साल हैं, जीवन के
पहले 2 साल हैं वो कहलाते हैं सेंसोरी मोटर। क्या है? सेंसोरी मोटर। फिर जो 2 से 2 to 7 ईयर्स है वो क्या कहलाते हैं? प्री ऑपरेशनल, जिसमें हम बहुत सारी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, सीखते हैं और ईगोसेंट्रिक थिंकिंग भी रहेगी और लॉजिक भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब 2 से 7 साल की स्टेज पूछें तो वो कहलाती प्री ऑपरेशनल स्टेज। जैसे आपको इसमें कहा है कि पहले 2 साल की स्टेज क्या हो गई, तो वो हो गई सेंसोरी मोटर। अब 2 से 7 साल की क्या हो गई हमारी? प्री ऑपरेशनल। अब आपसे पूछी 7 से 11 की, तो यहाँ पे है नहीं, उसको कहा जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कब है? 7 से 11 साल की उम्र तक। कितना? 7 to 11 ईयर्स। अब आपको कहा फॉर्मल ऑपरेशनल, तो 12+ ईयर और एडोलेसेंट और एडल्ट स्टेज में, एडल्टहुड में कंटिन्यूस रहेगी। तो आपको इतनी स्टेज है जो याद रखनी है। एज पर जीन पियागेट के जो शुरुआत के 2 साल हैं वो कौन सी स्टेज के हैं? तो वो है सेंसोरी मोटर। 2 से 7 साल प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर पैरालिंग्विस्टिक और एक्सप्लोरेटरी कोई भी इस तरीके के यहाँ पे इनकी कॉग्निटिव थ्योरी में स्टेज यूज़ नहीं की गई हैं। नेक्स्ट वन, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग क्लोरप्रोमाजिन टू अ पेशेंट द नर्स शुड, यदि आप मरीज में क्लोरप्रोमाजिन एडमिनिस्टर करते हैं, क्या है? क्लोरप्रोमाजिन एडमिनिस्टर करते हैं, तो यहाँ पर आपको मरीज में क्या चेक करना है? चेक द रेडियल पल्स, मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, आस्क द पेशेंट टू वॉइड, असेस द स्किन कलर एंड स्क्लेरा। तो यहाँ पर यदि मरीज में आप क्लोरप्रोमाजिन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है? रेडियल पल्स को, ब्लड प्रेशर को, पेशेंट को कि आप जाइए टॉयलेट कराइए, या फिर स्किन कलर को, क्या आपको यहाँ पे चेक करना होगा? तो यहाँ पर क्लोरप्रोमाजिन है जो एक मेडिकेशन है, क्या है? स्ट्रॉन्गली अल्फा ब्लॉकिंग और सिंपैथेटिक एक्शन का काम करेगी। मतलब ब्लड प्रेशर को क्या करेगी? वैसोडायलेट करने का काम करेगी और ये ब्लड प्रेशर को डाउन कर सकती है। इसीलिए जब भी क्लोरप्रोमाजिन देते हैं आप, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि ये ड्रग वैसोडायलेटेशन का काम करेगी। जब ब्लड वेसल्स क्या होंगी? बहुत ज़्यादा डायलेट होंगी, तो बीपी अपने आप लो जाएगा और ऐसे केस में प्रॉब्लम है जो डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ऐसे में आपको याद रखना है कि जब भी क्लोरप्रोमाजिन आप देते हैं, क्या है? क्लोरप्रोमाजिन आप देते हैं तो यहाँ पे बीपी है जो आपका सडनली ड्रॉप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द प्रेफर्ड ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है, कौन सी है? बेंजोडाइजापाइन, मैग्नीशियम सल्फेट, लेविटोलॉल या फिर 5% डेक्सट्रोज। तो हमने हजारों बार एक क्वेश्चन पढ़ा है, तो MgSO4 यहाँ पे दिया जाता है और मैग्नीशियम सल्फेट है जो एज अ DOC के तौर पे यूज़ किया जाता है किसमें? एक्लेम्सिया में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट डील्स विथ फोबियाज बाय ग्रेजुअल एक्सपोजर। तो यहाँ पर कौन सा क्रमिक अर्छितला, मतलब जो ग्रेजुअली एक्सपोजर है के कारण होने वाला फोबिया उपचार से संबंधित है? सुपर ईगो कंट्रोल, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, रीइंफोर्समेंट या फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो फोबिया को ट्रीट करने के लिए कभी भी ECT नहीं दी जाएगी, ये चीज़ आप याद रखिए। रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा कि आपको बांध के रखा जाए। यहाँ पर फोबिया को ग्रेजुअली, यदि आप धीरे धीरे किसी भी फोबिया से ट्रीट होना चाहते हैं तो उसको सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन से मैनेज करके ठीक किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे आपको ECT तो नहीं दी जाएगी, ना ही आपको किसी भी चीज़ के लिए बांध के रखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज वेजाइनल ब्लीडिंग बिटवीन द मेंसेस इज कॉल्ड। तो पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग का होना क्या कहलाएगा? डिस्मेनोरिया, मतलब ये तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है। मेनोरेजिया मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होना, ब्लड लॉस होना पीरियड्स में। मेट्रोरेजिया और एमनोरिया, एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंट होना, पीरियड्स नहीं आना। ये होगा हमारा मेट्रोरेजिया। क्या है? मेट्रोरेजिया। वेजाइनल ब्लीडिंग होना मेंसेस के बीच में, तो ये कहलाएगा क्या? मेट्रोरेजिया। और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होना,
डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होना ड्यूरिंग द पीरियड्स, वो हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया इज द प्रेजेंस ऑफ, भी हमने बहुत पढ़ा है कि कौन सा फीचर है जो एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से डिफ्रेंशिएट करेगा। अब सबसे पहली चीज़ एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया है क्या। एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया प्रेगनेंसी में होने वाली हाई बीपी की समस्या है, जिसके कारण ब्लड विजन होगा, हेडेक होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अब इन दोनों के बीच का और हाई बीपी रहेगा, फर्स्ट सिम्टम है हाई बीपी का होना। अब इन दोनों को एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से अलग करने वाला एक सिंगल फीचर है, वो होता है कन्वल्जन्स। क्या है, कन्वल्जन। एक्लेम्सिया में कन्वल्जन्स आने लगते हैं, बाकी प्री एक्लेम्सिया में नहीं आते हैं। यदि प्री एक्लेम्सिया ही मैनेजेबल हो गया तो एक्लेम्सिया तक नहीं जा पाएंगे, और इसीलिए इसको कहा जाता है एक्लेम्प्टिक फिट्स। क्या कहा जाता है, एक्लेम्प्टिक फिट्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में था आपको हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, तो हाइपरटेंशन होगा, प्रोटीन यूरिया दोनों में होगा, लेकिन कन्वल्जन्स ओनली एक्लेम्सिया में आएंगे, प्री एक्लेम्सिया में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इज यूज्ड फॉर ड्रॉप। तो ड्रॉप के लिए कौन सा एब्रीविएशन यूज़ किया जाएगा, तो वो होता है GTT। एक क्वेश्चन उत्तराखंड CHO पेपर में भी आया हुआ था। ड्रॉप के लिए जो यूज़ किया जाने वाला एब्रीविएशन है वो क्या होगा, GTT। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड पोजीशन फॉर अ पेशेंट विथ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के मरीज में कौन सी स्थिति का सुझाव दिया जाता है, सेमीफॉलर्स, लेटरल, ट्रेंडलेनवर्ग या फिर नीचेस्ट पोजीशन। तो मरीज यदि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की कंडीशन में है तो उसको ट्रेंडलेनवर्ग पोजीशन यहाँ पे दी जाएगी। क्या होगा, ट्रेंडलेनवर्ग पोजीशन है जो दी जाएगी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ ब्रेडन स्केल यूज टू असेस द रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर। तो जब प्रेशर अल्सर हम असेस करते हैं ब्रेडन स्केल के थ्रू, अभी हमने न्यू बैलार्ड स्कोर पढ़ा था, अब है यहाँ पर क्या, ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर अल्सर को मैनेज करने के लिए, नहीं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितना यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोरिंग है वो कितनी होती है, 25, 20, 23 या फिर 22, 25, 20, 23 और 22 कितना होगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट स्कोरिंग की यदि हम बात करते हैं, किसकी हाईएस्ट स्कोरिंग की हम बात करते हैं, तो वो होगा 23। कितना, 23। ब्रेडन स्केल में हम सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन और फ्रैक्शन एंड शियर है जो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्कोरिंग होगी वो कितनी होती है, 23। याद रखिए आप भी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को लेके सही पॉइंट क्या है, मसल लेंथ एंड शॉर्टनेस। ऐसी कोई सी भी एक्सरसाइज नहीं है जिससे मसल की लंबाई कम हो जाए। दूसरा है मसल लेंथ इंक्रीज, मसल की लंबाई बढ़ जाए। मसल लेंथ डज नॉट चेंज, मसल टेंशन इंक्रीज। जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है इनसे मसल टेंशन कम की जाती है, बढ़ाई नहीं जाती है, तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। जैसे पहले में कहा कि मसल की लंबाई कम होगी, दूसरे में कहा कि बढ़ेगी, तीसरे में कहा कोई चेंज ही नहीं होगा, और चौथे में कहा कि मसल टेंशन बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के थ्रू जो करेक्ट पॉइंट पूछा है वो आपका 3rd ही होगा, क्योंकि इससे मसल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्पेशली मसल की लंबाई में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, न बढ़ेंगी न घटेंगी। जैसे फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इससे क्या होगा, कट हो गए। चौथा है मसल टेंशन बढ़ेगी नहीं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से मसल टेंशन डिक्रीज होगी, नॉट इंक्रीज। तो यहाँ पर आप किसको मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3rd को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द नॉर्मल pH ऑफ यूरिन इज द रेंज ऑफ। तो यहाँ पर यूरिन का जो नॉर्मल pH वैल्यू होती है वो होती है 4.628। कितना, 4.628 यहाँ पे नॉर्मल pH वैल्यू है जो, सॉरी नॉर्मल pH ऑफ यूरिन है जो यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट वन, अ नर्स फाइंड क्रैकिंग एंड अल्सरेशन ऑफ द लिप्स and angles of the mouth on a patient while doing physical examination. See document this as।
तो एक नर्स है जो मरीज का शारीरिक परीक्षण करती है, फिजिकल एग्जामिनेशन करती है, तो उस दौरान वो देखती है कि मरीज के ओंठ और मुँह के जो एंगल्स है वहाँ पे पपड़ी हैं लाइक छाले जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है, चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, हैलिटोसिस या फिर स्टोमेटाइटिस। ग्लोसाइटिस का मतलब तो होगा टंग में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना। हैलिटोसिस का मतलब होगा बैड ब्रीथ, मतलब स्मेली, सांस छोड़ रहे हैं तो स्मेल आ रही है। अब यहाँ पे क्या होगा चिलोसिस और काइलोसिस, यहाँ पे आप इसको मार्क कर सकते हैं। ओंठों का फटना, अल्सरेशन टाइप देखना, तो ये क्या है यहाँ पर, काइलोसिस और चिलोसिस। नेक्स्ट वन, द लेंथ फॉर इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब इज मेजर्ड। तो यदि आप एनजी ट्यूब को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो सही लेंथ कैसे नापेंगे, कैसे चेक करेंगे। टिप ऑफ द नोज टू ईयरलोब देन टू एक्सिफॉइड प्रोसेस, टिप ऑफ द नोज टू एक्सिफॉइड प्रोसेस, टिप ऑफ द नोज टू राइट चीक देन एक्सिफॉइड प्रोसेस, या फिर टिप ऑफ द नोज टू स्टर्नम देन स्टमक। तो यदि आपको एनजी ट्यूब की लंबाई प्रॉपर पता करनी है कि कितनी एनजी ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कितनी साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी इंसर्ट करने के लिए, तो नाक की टिप से ईयरलोब तक एंड देन नोज टिप से ईयरलोब तक, ईयरलोब से एक्सिफॉइड प्रोसेस तक आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेज़र है जो कर सकते हैं। इससे आपको सही से पता चलेगा। और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका होता है, यदि इंसर्ट कर रहे हैं तो चेस्ट एक्सरे है जो बेस्ट रहेगा। तो यदि आप लेंथ पता करना चाहते हैं एनजी ट्यूब की, तो क्या होगा, टिप ऑफ द नोज टू ईयरलोब, नाक की नोक से कान के ईयरलोब तक और फिर एक्सिफॉइड प्रोसेस तक। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वे द एम्पेरिकल नेचर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वेज द एम्पेरिकल नेचर ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पर एम्पेरिकल नेचर क्या है रिसर्च का, मतलब यहाँ पर एम्पेरिकल का मतलब है कि जो चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं रिसर्च में, वो। द रिसर्च इज कंडक्टेड इन कंट्रोल सिचुएशन, research has been carried out systematically following meticulous steps, result of the research yielded favorable result, the researcher was able to generalize the finding to a large group of population। तो यहाँ पर रिसर्च को लेके एज पर यदि आप एक्सपीरियंस हो गए रिसर्च कंडक्ट करने में, तो यहाँ पर सही पॉइंट्स आपका क्या होगा, तो यहाँ पर एम्पेरिकल नेचर ऑफ रिसर्च का सही स्टेटमेंट क्या होगा, होगा कि हम द रिसर्च हैज़ बीन कैरिड आउट सिस्टमेटिकली फॉलोइंग मेटिकुलस स्टेप। क्या होगा, रिसर्च है जो यहाँ पर हमारी रिसर्च है जो हमारी सिस्टमेटिकली होगी और व्यवस्थित रूप से होगी। कैसे होगी, व्यवस्थित तरीके से होगी जब हम एक्सपीरियंस्ड हो गए। एम्पेरिकल का मतलब है कि हमारे लिए जब रिसर्च करना एज़ पर हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रहे, हमारे जो भी प्रैक्टिकली आप इस चीज़ में क्या हैं, ये कह सकते हैं कि तीरंदाज बन गए हैं रिसर्च के लिए। तो यहाँ पर एम्पेरिकल नेचर ऑफ रिसर्च का मतलब क्या होगा, रिसर्च हैज़ बीन कैरिड आउट सिस्टमेटिकली फॉलोइंग मेटिकुलस स्टेप। मेटिकुलस स्टेप का मतलब है कि केयरफुल तरीके से। कैसे, केयरफुल तरीके से। नेक्स्ट वन, द टेक्निक इन विच द पार्टिसिपेंट्स प्रोजेक्ट्स अ मीनिंग इनटू मटेरियल दैट इज एक्चुअली एम्बिजियस और मीनिंगलेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ऐसी टेक्निक जो क्या है यहाँ पर, विच द पार्टिसिपेंट प्रोजेक्ट अ मीनिंग इनटू मटेरियल। क्या है, मीनिंग इनटू मटेरियल, जिसका ना तो कोई पर्पस है, क्या है, अस्पष्ट है, एम्बिजियस का मतलब है क्लियरली नहीं है, वो मीनिंगलेस भी है। तो क्या है, विग्नेट्स, क्यू शॉर्ट, प्रोजेक्टिव टेक्निक या फिर कंटेंट एनालिसिस। तो मीनिंगलेस और एम्बिजियस है पार्टिसिपेंट्स का जो भी प्रोजेक्ट है जो मटेरियल इनटू मीनिंग का मटेरियल में कन्वर्जन कर रहा है, तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक। कौन सी, प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो जब भी आपको रिसर्च किस तरीके से क्वेश्चन आए, तो मैं आपको एक अच्छा सा आइडिया देती हूँ रिसर्च मैनेजमेंट के क्वेश्चन का। आपको जहाँ से जो भी नर्सिंग के पेपर मिलते हों, क्योंकि आप कोई सी भी बुक उठा लो, कोई गाइड उठा लो, कुछ भी उठा लो, आपको 500 से ज़्यादा क्वेश्चन, तो किसी भी राइटर की, चाहे आप टॉप की नर्सिंग की MCQ बेस्ड बुक उठा लें, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आपको एज़ पर रखे मिलते हैं। तो एज़ पर मेरे लॉजिक के, मेरे आइडियाज़ के और मेरी रिसर्च के, मैं बता दूं कि आपके पास यदि 50 नर्सिंग के पेपर हैं, 50 जितने भी पेपर हैं,
तो आप उनमें से चाहें तो उन क्वेश्चन को सेपरेटली नोट डाउन कर सकते हैं, स्पेशली रिसर्च और मैनेजमेंट के, और उन्हीं क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल का एग्जाम्पल कौन सा? एज इन ईयर्स, अपगार स्कोर, विजुअल एनालॉग स्केल या फिर जेंडर। नॉमिनल स्केल का यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा होगा? आयु वर्षों में, अपगार स्कोर होगा क्या, विजुअल एनालॉग स्केल होगा। विजुअल एनालॉग स्केल का इस्तेमाल पेन की कितना सीवीआरटी से पेन हो रहा है उसको जांचने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो नॉमिनल स्केल है, क्या है? नॉमिनल स्केल है, तो वो होगा यहाँ पर जेंडर। क्या होगा? जेंडर, लाइक मेल और फीमेल। क्या होगा? मेल और फीमेल। जैसे नॉमिनल डेटा का मतलब हम आपको बताएं कि किसी का ब्लड टाइप भी हो सकता है। क्या है? किसी का ब्लड टाइप हो सकता है। नॉमिनल का मतलब एक तरीके से कैसा, एज एन कैटेगराइज कर सकें आप उसको। तो यहाँ पर क्या होगा? जेंडर है जो एक नॉमिनल स्केल का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट वन, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिताजी कौन है? मैकग्रेगर, हेनरी फायोल, मैक्स वेबर या फिर फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। तो यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिताजी हैं, फादर हैं, जनक हैं, वो है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स इज एट द एपेक्स ऑफ द हायरार्की गिवन बाय अब्राहम मास्लो। तो अब्राहम मास्लो की जो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी है, तो एपेक्स पर कौन सी है? लव एंड बिलोंगिंग्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर सेल्फ स्टीम। एपेक्स का मतलब होता है टॉप पर, बॉटम मतलब सबसे लो पर। सबसे टॉप पर क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या होगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आपको पूरी अब्राहम मास्लो की हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी है जो याद कर लेनी है, क्योंकि इसमें से घुमा घुमा के वाली तो कोई बात ही नहीं होती, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में ईवीसी एनालिसिस होता है, बीईडी एनालिसिस होता है, एफएसएन एनालिसिस होता है, लेकिन कैब एनालिसिस नहीं होता है। याद रखिए, एग्जाम में बहुत आते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल से, या तो आपको एवीसी एनालिसिस, बीईडी एनालिसिस का फुल फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर केसीएबी एनालिसिस नहीं होगा, बाकी सब होंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन, द टाइप ऑफ नर्सिंग केयर असाइनमेंट दैट इज़ बेस्ट सूटेड इन एन इंसेंटिव केयर यूनिट इज। तो आईसीयू में कौन से असाइनमेंट है जो बेस्ट होंगे नर्सिंग केयर के? फंक्शनल, केस मेथड, टास्क मेथड या फिर टीम मेथड। ये हमने खूब बनाया है अपनी नर्सिंग में सेकेंड ईयर से ही, फर्स्ट ईयर से ही एक्चुअल में, बट केस मेथड के ऊपर भी हमने एनसीपी बनाए हैं। तो क्या कहलाता है? केस मेथड। नेक्स्ट वन, द एक्सटेंट टू विच अ स्केल मेजर्स व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर इज रिफर्ड टू एज। तो ऐसे कोई पैमाना जिससे चीज़ को नापा जाए, किस सीमा तक आप इसको नाप सकते हैं, वो क्या है? लायबिलिटी, वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी या फिर प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर स्केल, एक आप किसी भी स्केल से क्या चेक कर सकते हैं? उसकी वैलिडिटी। क्या चेक कर सकते हैं? वैधता। मतलब इतनी ही रेंज तक आप स्ट्रेच आउट हो पाएंगे, उसके आगे नहीं। तो वो क्या कहलाती है? उस चीज़ की वैधता। नेक्स्ट वन, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सेट इज कॉल्ड। डेटा सेट में सबसे अधिक बार पाया जाने वाला अवलोकन क्या कहा जाता है? मीन, मीडियन, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल। तो ये कहलाता है मोड। क्या है? मोड। नेक्स्ट वन, अ ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया इन द मिडलाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम एक्सीफेस्टर्नम टू सिम्फाइसिस प्यूबिस इज कॉल्ड। तो चेस्ट से, एक्सीफेस्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिक तक फैला भूरा काला पिगमेंटेड क्षेत्र क्या कहलाता है? मेलाज्मा, स्ट्रिया एल्बिकेंस, लाइना नियाक्रा या फिर मंगोलियन स्पॉट। मंगोलियन स्पॉट बेबीज़ में देखने को मिलते हैं। आफ्टर द डिलीवरी आप बेबीज़ में देखेंगे बटक्स के यहाँ पर लाइक ब्लूइश डार्केस्ट टाइप से जो स्पॉट रहेंगे वो। लाइना नियाग्रा होगा क्या? चेस्ट से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक स्ट्रेट लाइन होती है जो प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है, वो कहलाएगी। स्टीरिया एल्बिकेंस तो स्ट्रेच मार्क कहलाएंगे जो थाई पर होंगे, बटक्स पर होंगे। तो यहाँ पर वो क्या होगा? लाइना नियाग्रा, जो कि एक्सीफेस्टर्नम टू सिम्फाइसिस प्यूबिस तक डार्क ब्लैक हो सकती, ब्राउनिश पिगमेंटेड लाइन हो सकती है। तो क्या होगी हमारी? वो होगी लाइना नियाग्रा।
नेक्स्ट वन, स्केल कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट एडजेक्टिव गुड और बैड एट टू एंड ऑफ कंटिन्यूम टू मेजर एटीट्यूड और बिलीफ इज कॉल्ड। तो एक ऐसी स्केल जिससे आप दो अलग अलग चीज़ें जैसे अच्छा बुरा दोनों को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो वो क्या है, लेकर्ट स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशिएट स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल या क्यूसॉर्ट। तो मैंने आपको बताया विजुअल एनालॉग का इस्तेमाल तो पेन के लिए होगा। अब यहाँ पे कहा है अच्छे और बुरे दो चीज़ों को एक सेम टाइम में मेज़र करना है, तो वह सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के उदाहरण कौन से हैं, तो वो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली याद था इसलिए मैंने इसका आंसर आपको ऐड कर दिया है। क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है वो क्या है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप इज कॉल्ड। बहुत बड़े एरिया में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना क्या है, वैलिडिटी है, वैधता है, सैम्पलिंग है कि डेलिमिनेशन है, पायलट स्टडी है। तो एक गांव में जाके आप कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, कुछ गिने चुने लोगों को, तो वो क्या कर रहे हैं, आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, वो कहलाती सैम्पलिंग। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप, मतलब बड़े समूह से कुछ लोगों को कुछ नंबर्स में काउंट करना, सिलेक्ट करना है क्या है, सैम्पलिंग। और जो लोग आपने सिलेक्ट किए वो क्या है, सैंपल। नेक्स्ट वन, इन डीएनए एडिनिन ऑलवेज हैज बेस पेयर्स विथ। तो डीएनए में एडिनिन का बेस पेयर किसके साथ होता है, हमेशा थायमिन के साथ। किसके साथ, थायमिन के साथ। नेक्स्ट वन, कोलेस्ट्रॉल इज अ, कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्टेरॉइड है, फैटी एसिड है, ग्लाइकोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्टेरॉइड्स है। क्या है, ये स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट वन, रिटेंशन ऑफ सोडियम इन अ बॉडी लीड्स टू। तो यदि हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो जाए तब क्या होगा, वाटर लॉस, वाटर रिटेंशन, पोटेशियम लॉस या फिर पोटेशियम रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ सोडियम, यदि हमारे शरीर से सोडियम का रिटेंशन हो जाए, घटने लगे, तो वाटर रिटेंशन देखने को मिलेगा। क्या होगा, वाटर रिटेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। तो पावर हाउस ऑफ सेल्स सिंगल है यहाँ पर, वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली आंसर याद कर लें, जैसे कहा पावर हाउस ऑफ सेल्स वो है माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो है सेल्स। या फिर आपको पूछा जाए तो आपको इस तरीके से क्या करना है, याद करना है। तो पावर हाउस ऑफ सेल पूछा तो क्या कह दें आप, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वन, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ टंग, लिप्स, फेस, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज एज अ साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग इज नोन एज। ये देखिए यहाँ पर पूरे साइन बताए गए हैं। कहा गया है कि इनवॉलेंट्री एक एंटीसाइकोटिक ड्रग के कारण होने वाले साइड इफेक्ट है, जिसमें हमारी जीभ, ओंठ, फेस, ट्रंक और हाथ पैरों का इनवॉलेंट्री तरीके से मूवमेंट हो रहा है, जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या है, टायर्ड डिस्काइनेसिया, पार्किंसनिज्म, अकाथीसिया या फिर एक्यूट डिस्टोनिया। ये सभी सिम्टम है किसके, टायर्ड डिस्काइनेसिया के। और टायर्ड डिस्काइनेसिया कब होगा, जब एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन, पेलाग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो पेलाग्रा होता है किसकी कमी के कारण, नियासिन की कमी के कारण। पेलाग्रा को कहा जाता है 4D डिसीज, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ। यहाँ पे आप याद रखें, 4D डिसीज़ पूछें या 3D डिसीज़ पूछें तो सबसे पहले आपको याद रखना है डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड फोर्थ पूछ लिया तो आपको डेथ रखना है। यदि 3 पूछा तो डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, फोर्थ पूछ लें तो डेथ। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय। तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया किससे शुरू होती है, प्रोथ्रोम्बिन से। किससे होगी, प्रोथ्रोम्बिन से। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, आप उनको भी पढ़ते जाइए, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्लड क्लॉटिंग का जो इनिशिएशन होता है वो किससे होता है, प्रोथ्रोम्बिन से। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, शॉर्ट नोट्स,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैच द पेयर या फिर ट्रू और फॉल्स। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लाइक आपका उनमें से एक ही आंसर होगा, या तो वो सही या गलत हो सकता है। जोड़ी भी मिला के आपको क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और एमसीक्यू बेस्ड भी आते हैं। तो ये आपके कैसे हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए। लेकिन शॉर्ट नोट्स आपके ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। यहाँ पे आप कुछ भी डिटेल में, कम लाइन में, कम जगह में लिख सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में आपका एक सिंगल आंसर होगा। अब सही या गलत हो सकता है, और जोड़ी मिला हो सकती है, तो जोड़ी में भी सही ही होना चाहिए, गलत होंगी तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल नहीं होगा वो क्या होगा, शॉर्ट नोट्स। क्लियर, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर इस पेपर में। नेक्स्ट है, हु कॉइंड द टर्म मेंटल एज टू कैलकुलेट इंटेलिजेंसी क्वांटेंट। हम कैलकुलेट करते हैं मेंटल एज को, किसके लिए, आईक्यू के लिए। तो अब यहाँ पर इंटेलिजेंसी क्वांटेंट का जो मेंटल एज है वर्ड किसने दिया है, सर फ्रांसिस गैल्टन ने, अल्फ्रेड वाइनेट, मैकिन कैटल या फिर वेस्टर डेविड ने। तो मेंटल एज जो एक वर्ड है इंटेलिजेंसी क्वांटेंट को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो दिया था अल्फ्रेड वाइनेट ने। आपको एग्ज़ाम में आता है आईक्यू लेवल, एज पर मेंटल रिटार्डेशन आपको आईक्यू के हिसाब से पूछा जाता है। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब आप कैलकुलेट करते हैं मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। और ये जो यहाँ पर आईक्यू के लिए मेंटल एज वर्ड दिया है, दिया अल्फ्रेड वाइनेट ने। नेक्स्ट वन इज the type of declarative memory that involves the meaning independent of our own experiences called as। तो ऐसी मेमोरी हमारे खुद के एक्सपीरियंस से, हमारे अनुभव से क्या करते हैं, हम गेन करते हैं, वो क्या है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, प्रोसीड्यूरल या फिर सेमेंटिक मेमोरी। तो ऐसी मेमोरी जो हमारे एक्सपीरियंस से, हम अपने ऑन एक्सपीरियंस से क्या करते हैं उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो मेमोरी कहलाती है सेमेंटिक मेमोरी। कौन सी, सेमेंटिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपगार स्कोर को लेके, कि अपगार स्कोर में सभी पैरामीटर हैं किसी एक को छोड़कर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, कलर। हार्ट रेट और पल्स रेट होगा, रेस्पिरेशन होगा, कलर होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर इसका पार्ट नहीं है। क्या है, ब्लड प्रेशर इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है फ्रूडियंस डिफेंस मैकेनिज्म विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिटर्निंग टू द बिहेवियर ऑफ एन अर्लियर टाइम इज वंस लाइफ इज कॉल्ड। तो यहाँ पर फ्रूट्स का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग जीवन के पूर्व काल के व्यवहार में वापसी करना क्या कहलाता है, रिग्रेशन। क्या होगा, रिग्रेशन। कहते हैं कि आपने एक काम, काश मैंने काम कर लिया होता तो हमें उस चीज़ का रिग्रेट ना होता है। वही रिग्रेट है कि प्रीवियसली जो भी आप के मन में आता है कि काश मैंने जॉब ज्वाइन कर ली होती, काश जो वर्ड जुड़ जाए मतलब रिग्रेट रहे, तो क्या है, रिग्रेशन। क्या है, रिग्रेशन। अर्लियर टाइम्स इन वंस लाइफ मतलब प्रीवियसली आपके साथ जो चीज़ हुई उसको लेके जब आप कुछ सोचते हैं, रिटर्निंग टू बिहेवियर ऑफ एन अर्लियर टाइम, अपनी जीवन के कुछ प्रीवियस समय में जाके आप जब भी सोचते हैं तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या हुई, रिग्रेशन। कहते हैं हमें किसी न किसी चीज़ का रिग्रेट है जो हमेशा रहेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज़ द टर्म विच एक्सप्लेन्स द सेक्सुअल अट्रैक्शन ऑफ अ फीमेल फॉर हर फादर इन फैलिक स्टेज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन है फीमेल चाइल्ड का अपने फादर को लेके फैलिक स्टेज में, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा, पेनिस एनवे, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपल कॉम्प्लेक्स या फिर कैस्ट्रियन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन है जो नेक्स्ट पेपर लगाएंगे ट्यूटर का ही, नर्सिंग ट्यूटर का, उसमें आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी लोग ये क्लास देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, MP ग्रुप 5 के, MP CHO के, MP के हर एक तरीके के पेपर्स, बुक्स, आपको सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके PDF ले सकते हो। बुक्स लेना चाहे तो आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।